और कोई अप्रैल 3 से नहीं है? आप किस बैच में थे? अभी नहीं। सो अभी आप लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। टारगेट ईयर जो है वो कौन सा है? 20। एनीबडी गिविंग मेंस दिस ईयर इन 2023? नहीं। 24 में कितने लोग देने वाले हैं? और ये पहला अटेम्प्ट होगा 24 में, राइट? 25 के भी हैं कोई? नहीं। आप 25 आप भी 25 क्यों? अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है। अच्छा, fair enough. So as a whole, very diverse student set, I would say. Now today we are going to have actually 3 sessions. Okay, the first session जो मेरा है, it would be kind of answer writing. ठीक है. The second session would be joint session B by me and Anirudh. Anirudh is all India rank 64. And there's a third session because Biplav ji informed me that OPSC का result आ गया है mains का, and there are people who are giving interview this year. So since Anirudh has also qualified his state PSC examination, and the last exam he got DSP rank. So he has qualified UPPSC thrice. Ranks improve होते गए. So in that way, his experience can be useful for those who are giving interview this year. Now you have started the preparation for 24 and some of you are for 25. अभी ऑप्शनल सबका क्लियर है कि ऑप्शनल क्या सेलेक्ट करना है? कुछ ऐसे भी लोग हैं क्या जिनको लग रहा है ऑप्शनल सेलेक्ट करने में कोई इशू? ऑप्शनल सब ने सेलेक्ट कर लिया, राइट? तो ऑप्शनल जब हम सेलेक्ट करते हैं, सो बेसिकली वी टेक 2-3 फैक्टर्स इन कंसिडरेशन. फर्स्ट फैक्टर हैज़ टू बी, जो पहला है, दैट हैज़ टू बी द इंटरेस्ट. पहला इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, बिकॉज बेस्ट केस में आपको 2 साल पढ़ना है, बेस्ट केस में. वर्स्ट केस में कितने साल भी पढ़ना पड़ सकता है. सो द ऑप्शनल शुड बी सच जिसको आप लेकर बैठे तो आपका एक तरह से वो स्ट्रेस बस्टर हो, राइट? जैसे ऑल इंडिया रैंक 1 कनिष्क कटारिया था लास्ट ईयर, ही हैड मैथमेटिक्स ऑप्शनल. ये बोर्ड के रूप में नहीं यूज हो सकता है क्या? हो सकता है ना? हाउ टू यूज दैट? एनीवे, सो मैथमेटिक्स ऑप्शनल था, एंड फॉर हिम मैथमेटिक्स वाज एज अ स्ट्रेस बस्टर, कि जब भी परेशान हुए जीएस पढ़ के तो मैथमेटिक्स पढ़ लिया. सो फर्स्ट क्राइटेरिया जो है आपका इंटरेस्ट होगा. दैट यू विल कम टू नो आफ्टर गोइंग थ्रू द सिलेबस, जो कि यूपीएससी के वेबसाइट पे है, एंड बाय गोइंग थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. व्हेन यू गो थ्रू द सिलेबस यू गेट टू नो दैट व्हाट यूपीएससी वांट्स यू टू रीड, एंड व्हेन यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू गेट टू नो दैट इसको बोर्ड में कन्वर्ट करके और पेन मेरे को दे दो. When you see previous question, you get to know that what UPSC is asking, पूछ क्या रहा है, ठीक है? इस एग्जामिनेशन में there are 2 ways through which you can know the pattern of the UPSC. केवल 2 ही तरीके हैं. एक है previous year question और दूसरा होता है टॉपर्स की कॉपी. Because it is such a subjective process. आज तक UPSC ने ये तो नहीं बताया है कि मेंस में कैसे आंसर वो एक्सपेक्ट कर रहा है. ये भी नहीं कोई मॉडल आंसर भी यूपीएससी नहीं रिलीज करता है. सो इन दैट केस द ओनली थिंग विच कैन कम टू योर हेल्प इज द टॉपर्स आंसर बुकलेट्स. खासकर ऐसे टॉपर्स जिन्होंने एग्जामिनेशन 2-3 बार क्वालिफाई किया है. जैसे लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था ऑल इंडिया रैंक 5, ठीक है, उत्कर्ष द्विवेदी. तो ही हैड गॉट 3 अटेम्प्ट दिए, तीनों में इंटरव्यू दिया उसने, एंड द लास्ट अटेम्प्ट ही हैड 314 मार्क्स थे उसके, ठीक है. सो 314 इज लाइक इट वाज हाईएस्ट लास्ट ईयर. इस साल भी इतना नहीं जा पाया है, इस बार भी 313 है ईशिता किशोर के, ठीक है. द गाय हु इज कमिंग टुडे, उसके भी काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, 295 है ऑप्शनल में. सो जब भी 290 से ऊपर जाता है ऑप्शनल, तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में यदि थोड़ा कम भी आए तो वो मैनेज हो जाता है, ठीक है. At present time anything above 250 से ऊपर कुछ भी ऑप्शनल में आता है उसको अच्छा माना जाएगा. बिकॉज दिस ईयर आई कैन टेल यू रैंक 130, अभी वो प्रीति कुमारी, शी इज फ्रॉम बिहार,
currently she is undergoing training in Indian Revenue Service. अभी इस साल 130 रैंक आया है तो इंडियन पुलिस सर्विस मिल जाएगा. शी हैज गॉट जस्ट 256 इन द ऑप्शनल पेपर. सो एनीथिंग अबव 250 इज अ रिस्पेक्टेबल स्कोर. यदि आपका 270 आ जाता है तो इट्स अ गुड स्कोर जिसपे कि सिलेक्शन एक तरह से सुनिश्चित हो जा रहा है. एंड इफ इट इज गोइंग बियॉन्ड 290 तो वो तो फिर एक्सेलेंट है. 290 से ऊपर जाना इट इज एन एक्सेलेंट. सो ये ऑप्शनल में बताया. एंड वेदर दैट ऑप्शनल इज पॉलिटिकल साइंस और सोशियो और एंथ्रोपोलॉजी. ऑप्शनल की सबसे अच्छी बात ये होती है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं. ठीक है. सो व्हेन यू गो थ्रू द प्रीवियस क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस में यदि हम देखें तो एक क्वेश्चन अप्रैल बैच से केवल एक है ना, कोई पीछे में आप अप्रैल बैच से. सो एक क्वेश्चन जो कि पार्टी सिस्टम में बार बार रिपीट हुआ है, 4 बार 5 बार रिपीट हो गया है, वो है इवोल्यूशन ऑफ पार्टी सिस्टम. दैट हाउ पार्टी सिस्टम इवॉल्व्ड फ्रॉम बीइंग कांग्रेस सिस्टम डोमिनेटेड, अ वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, and today we are in a multi-party system, we are in a coalition time. ये क्वेश्चन 4 बार मिनिमम रिपीट हुआ है अलग अलग तरीकों से. जुडिशरी चैप्टर देखेंगे तो उसमें कि केवल 3 एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं आपको. एक तो आता है अपॉइंटमेंट प्रोसेस को लेके, ठीक है, फिर आ जाता है जुडिशियल रिव्यू ओवर रीच से रिलेटेड लेके, एक और उसमें एरिया है. सो इफ यू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू विल गेट टू नो कि कौन से एरिया जो है वो इंपॉर्टेंट है. तो इस एग्जाम में आपको पता है कि मेंस में कितने पेपर होते हैं. टोटल 9 पेपर है जिसमें से 7 के मार्क्स जोड़े जाएंगे एंड 2 आर क्वालिफाइंग इन नेचर. नाउ 7 पेपर मींस 7 into 3 21 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस राइटिंग है ना. इसके बेसिस पे क्या हो रहा है, इसके बेसिस पे आपका मेरिट जज हो रहा है. अब जो पूरा एग्जाम प्रोसेस है, it consists of prelims, mains and interview. Now prelims can be, your luck can help you in prelims. 2 घंटे का पेपर है, ठीक है, थोड़ा प्लस माइनस 2 मार्क्स से भी काफी डिफरेंस आ जा रहा है. तो यदि आप लकी हैं तो थोड़ा आपको हेल्प वहां मिल सकता है. आपको इंटरव्यू में लक का हेल्प मिल सकता है. इफ यू आर लकी देन यू विल गेट अ बोर्ड विच इज गिविंग मोर मार्क्स, राइट, और यू विल बी आस्क्ड ओनली दोज क्वेश्चंस व्हिच यू नो. समहाउ थिंग्स वुड बी, maybe the board members are in good mood that day. So ये लक आपको मदद कर सकता है. बट 21 आवर्स 7 पेपर में, ये जोड़ दूं 9 पेपर्स में, लक आपकी मदद नहीं करेगा. ठीक है, आप 21 घंटे लगातार लकी नहीं हो सकते. सो यहाँ पे एक ही चीज आपको बचाएगी, वो है मेरिट, मेहनत. मेरिट बेसिकली मीन्स हार्ड वर्क ओनली. ठीक है, तो हार्ड वर्क आपको बचाएगा. एंड एज यू नो दैट दिस इज 21 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस राइटिंग जो है ये आपके एग्जाम टैली में 86.5% मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहा है. टोटल मार्क्स कितना होता है 2025. मेन से कितने आ रहे हैं 1750. ठीक है, इंटरव्यू के हैं 275. 275 में से 150 प्लस आपको आ जाते हैं. ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील टू गेट 150 प्लस. सो द होल गेम इज अबाउट हाउ टू क्रैक मेंस. एंड मेंस इज एन एग्जाम विच इज टॉपिंग यू और इंश्योरिंग योर सिलेक्शन. यही है. प्रीलिम्स, आप प्रीलिम्स में चाहे आप कितना भी अच्छा मार्क्स ला दें, प्रीलिम्स बस क्वालिफाई करवा रहा है आपको मेंस देने के लिए. बेसिकली इट इज पिकिंग यू अप फ्रॉम अ वेरी डिजॉल्व्ड कंपटीशन एंड पुटिंग यू अमंग्स्ट दोज स्टूडेंट्स हु आर वेरी सीरियस एंड मेरिटोरियस. जिस तरीके का एग्जाम प्रीलिम्स भी है, जितना टफ एग्जाम है ये, सपोज यदि 12,000 लोग मेंस दे रहे हैं, सो ट्रूली स्पीकिंग ऑल 12,000 डिजर्व समथिंग. ठीक है, बट चूंकि सीट्स कम है सो देयर इज फर्दर सिलेक्शंस उनको और कम करना पड़ता है. अदरवाइज ऑल 12,000 दे आर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स. सो मेंस इज द एग्जामिनेशन जो ये इंश्योर करेगा कि आप फाइनली सिलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. इंटरव्यू के मार्क्स से रैंक ऊपर नीचे हो सकती है, बट आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं वो डिपेंड करेगा मेंस एग्जामिनेशन पे. और मेंस एग्जामिनेशन एज यू नो कंसिस्ट ऑफ 7 पेपर्स. इसमें एक पेपर हो गया ऐसे का, 2 पेपर हो गए ऑप्शनल के और 4 हो गए जनरल स्टडीज के.
essay paper, again one paper wherein you have to do least hard work and you will get more marks. ठीक है, आ जाते हैं 100, 110, 120 आ जाते हैं, 134, 135 तक आया तो अच्छा माना जाता है. हार्डली एनीबडी क्रॉसेस 140, 155, ओके 150 के आसपास. बट सबसे कम मेहनत करना है. इवन इफ थ्रू आउट योर प्रिपरेशन में से यदि आप 5-6 दिन भी डेडिकेटेड निकाल लें तो ऐसे के लिए कंटेंट एक लेवल पे मिल जाता है. बाकी जो ऑप्शनल का कंटेंट है और जनरल स्टडीज का कंटेंट, ये दोनों ऐसे में आपको काफी हेल्प करेगा. राइट, देन होल गेम इज नाउ ऑफ these 6 papers in which you have to work really hard. Now if I again segregate between general studies and optional ज़्यादा predictable है. मैंने बताया ना, priority areas मिल जाते हैं. एक scholar हैं, एक thinker हैं J.S. Mill, political science में. If you go through the previous year question, you will realize that question have been asked only on 3 themes from J.S. Mill. Mill as a feminist, Mill as a liberal and Mill as a democrat. केवल 3 ही एरिया से क्वेश्चन पूछे गए. ठीक है, उसी तरह ग्रैम्सी एक थिंकर है, उनमें बस एक क्वेश्चन आता है हेजिमनी. ग्रैम्सी इस कॉन्सेप्ट ऑफ हेजिमनी से क्वेश्चन आता है. हॉब्स एक थिंकर है, उनपे क्वेश्चन या तो आएगा हॉब्स एज इंडिविजुअलिस्ट आएगा, ठीक है, उनके सॉवरेनिटी पे आएगा क्वेश्चन, मोस्टली इसी पे आता है. सो व्हेन एवरीबॉडी इज गेटिंग द सेम 24 आवर्स टू स्टडी, आपको अपने एफर्ट्स को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा. Then only that means optimize means you have to concentrate on only that area which is more probable to be asked. Otherwise क्या होगा कि फिर सारा पढ़ के, this is not an examination which can be qualified through a perfect strategy. यहाँ पे pragmatic strategy चलती है. What works, that would be helpful to you. इसीलिए क्या होता है, कुछ students when they start preparation especially in political science, then they will start reading the chapter Plato or any sociology के लिए भी जो भी chapters होते होंगे, they will start reading from proper books and all, and that also very fat books. वो project ऐसा है जो complete नहीं होगा. Normally when people start reading newspaper, initially they start reading 2 newspapers, Hindu and Indian Express both. वो possible नहीं है. Even if when they are reading one newspaper, what they are doing is they are making notes out of newspaper. वो पॉसिबल नहीं है कि you will be able to make notes out of newspaper. And क्योंकि by the time you give the examination after 1.5 years, वो notes इतने बन जाएंगे और you are making that current affair notes out of just one source, Hindu or Indian Express. Any institute, if it is making that notes and giving it to you in the current affairs magazine, it is putting some 5-6 newspaper together. There are some 10 people involved who have been doing the same thing. So why to recreate everything again? ठीक है, वो एफर्ट बेकार जाएगा आपको. सो यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर एफर्ट देयर, वेदर इट इज जनरल स्टडीज और ऑप्शनल पेपर. ऑप्शनल हमेशा आसान रहेगा आपके लिए. नाउ सिंस आई विल बी टॉकिंग अबाउट आंसर राइटिंग, ठीक है, इफ देयर इज वन थिंग विच इंश्योर्स योर सिलेक्शन, इट इज आंसर राइटिंग ओनली. ठीक है, और यदि इफ यू आर नॉट डूइंग आंसर राइटिंग तो आप अपने आप को एक तरह से धोखा दे रहे हैं. मतलब नॉट राइटिंग आंसर्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज इज लाइक अ क्रिकेटर सेइंग कि मुझे क्रिकेटर बनना है और नॉट गोइंग आउट ऑन द फील्ड. वो एक स्विमर जो कि बोल रहा है कि मेरे को ओलंपिक्स में स्विम करना है बट नॉट गोइंग इन द वाटर. आपको क्या करना है, आपको लिखना ही तो है आंसर. यू आर फ्रॉम सेंट स्टीफेंस से हैं, आप IIT से हैं, IIM से हैं, या फिर एक साधारण कॉलेज से हैं. द इवैल्यूएटर इज नॉट नोइंग दैट. ठीक है, इंटरव्यू में सामने डैफ रहता है, पता रहता है, बट इवैल्यूएटर केवल आपसे इंटरेक्शन कर रहा है आपके आंसर्स के थ्रू. तो आंसर्स जितने अच्छे होंगे यू विल बी गेटिंग मोर मार्क्स. सो दैट इज द ओनली वे टू इंटरैक्ट विथ योर इवैल्यूएटर, एंड देयरफॉर द मैक्सिमम एफर्ट हैज टू बी पुट ऑन आंसर राइटिंग ओनली. एनी टॉपिक, जैसे फॉर एग्जांपल GS1 आप उठाते हैं, GS1 में टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर. आर्ट एंड कल्चर, यदि आपको ये कहना है कि माई आर्ट एंड कल्चर इज कंप्लीट, 90% स्टूडेंट्स दे से कि आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो गया आफ्टर रीडिंग द बुक, बट दैट इज नॉट कंप्लीट. कंप्लीशन मीन्स आपने पढ़ा है, आपने रिवाइज किया है, एंड देन यू हैव रिटन सम गुड 40-50 आंसर्स ऑन दैट, देन यू कैन से दैट माई टॉपिक इज कंप्लीट. Otherwise, if you have not practiced it, things get evaporated from your mind. ठीक है, and it takes lot of effort. सबसे बड़ा एफर्ट तो आंसर राइटिंग में हो जाता है टू सिट फॉर 3 hours
इट इज क्वाइट अ बिग एफर्ट. 3 घंटे बैठ के लगातार लिखना है, राइट फ्रॉम द टाइम दैट यू गेट द पेपर एंड टिल द टाइम इट इज स्नैच बैक टू फ्रॉम यू. तब तक उतने देर आपको लिखना है. एंड मेंस के दिन आपको तो 6 घंटे लिखने हैं. देयर आर 2 पेपर्स, राइट. मेंस का एग्जाम जो होता है पहले दिन ऐसे पेपर होता है, देन यू हैव 2 पेपर्स ईच ऑन 1 डे. जनरल स्टडीज के 2, फिर अगले दिन जनरल स्टडीज के बाकी के 2, एंड देन ऑप्शनल पेपर यू हैव the 2 papers of optional. So 6 hours of writing you have to do on the mains day. And many times क्या होता है कि when you start writing answers, ठीक है, पता होते हुए भी your fingers will start giving up, इससे आगे नहीं लिख पा रहे, ये प्रॉब्लम हो जाती है. And therefore there was one topper all India rank 33, गंगा सिंह, हिंदी मीडियम का टॉपर, ठीक है, not our student from other institute. He used to write 3 tests in 1 day. 3 tests in 1 day. क्योंकि पहले अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन न होने का कारण था कि उसका टाइम से पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया. एंड देयरफॉर इंश्योर्ड कि इन द कमिंग अटेम्प्ट ही गेव 3 पेपर इन. दैट मीन्स 9 hours ऑफ राइटिंग इन 1 डे. सो यदि कोई 9 hours राइटिंग कर रहा है तो एग्जाम के दिन 6 hours लिखना कोई बड़ी बात रहेगी. सो दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी इंश्योर्ड. अब क्वेश्चन आता है कि आंसर राइटिंग कब से करना स्टार्ट करें, है ना, कि स्टार्ट से करें या फिर वेट कर लें या फिर प्रीलिम्स के बाद करना स्टार्ट करें. सो दिस इज अ मेन क्वेश्चन फॉर एस्पिरेंट्स. इन माय ओपिनियन वंस द टीचर हैज कंप्लीटेड द टॉपिक यू आर इन अ पोजिशन टू राइट द आंसर. ठीक है, मतलब यदि पॉल साइंस में एक टॉपिक है, लेट अस से इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट टीचर की तरफ से कंप्लीट हो गया, द बॉल इज इन योर कोर्ट. आप अभी आंसर राइटिंग लिखना करना स्टार्ट करें या फिर 2-3 महीने बाद, और यू स्टार्ट डूइंग इट आफ्टर प्रीलिम्स. इट इज अप टू यू. बट इफ यू हैव रेड इट, आंसर्स तो आप लिख सकते हैं. ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी अ गुड क्वालिटी आंसर, वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है. यदि आप अच्छे आंसर्स शुरू से ही लिखने लगेंगे, देन देयर इज नो व्हाट इज द नीड ऑफ टेकिंग टेस्ट एंड writing exam. Then कोई नहीं लिखता है. Even toppers also who get like 300 or around 290, they also start with very bad answers. But important thing is कि they start करना जरूरी है. So when to start the answer writing? जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ 2-3 बार उसको रिवाइज करके and then start doing the answer. पूरे सब्जेक्ट का एक साथ नहीं हो पाएगा. जैसे GS1 at a stretch you cannot do. So what you can do? हिस्ट्री में पूरी हिस्ट्री नहीं, जस्ट नेशनल मूवमेंट, उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन आए उसको लिख लेते हैं. इफ यू डोंट वांट टू राइट अ कंप्लीट टेस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस, राइट सेक्शनल टेस्ट ऑफ 8 क्वेश्चंस. वो भी नहीं लिखना है, कम से कम डेली बेसिस पे 2 आंसर्स लिख दो. वो भी नहीं लिखना है, कम से कम 1 आंसर तो डेली बेसिस पे लिख लेना है. ठीक है, उस एक आंसर से बहुत ज्यादा टेस्टिंग आपकी हो नहीं रही है, बट एटलीस्ट वो जो इनर्शिया होता है ना कि आंसर राइटिंग न करने का, वो खत्म हो जाएगा. एक डर होता है, पीपल व्हेन दे सिट फॉर राइटिंग आंसर, एक अंदर डर होता है जिसके चलते वो बेस्ट नहीं दे पाते. बट यदि वो काम आपने डेली बेसिस पे किया है तो वो डर तो निकल जाएगा. नाउ विथ ईच रिविजन योर कंटेंट विल इम्प्रूव, और वो जरूरी है. उत्कर्ष द्विवेदी की मैं बात कर रहा था, ऑल्दो ही क्वालिफाइड टिल द इंटरव्यू स्टेज इन ऑल 3 अटेम्प्ट्स, बट ही यूज्ड टू राइट प्रैक्टिस अ लॉट. प्रीलिम्स के हर एक अटेम्प्ट में वो 70 टेस्ट पेपर्स लिखता था. मेंस में भी ही यूज्ड टू राइट लाइक अराउंड 12 to 15 टेस्ट पेपर्स फॉर ऑप्शनल. तब जाके वो आता है. इनफैक्ट जिस अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन हुआ उसमें 314 थे, उससे पहले वाले में 284 थे. 284 ऑल्दो ही वाज नॉट सेलेक्टेड इन दैट अटेम्प्ट, बट 284 यू नो इज अ वेरी गुड स्कोर. ठीक है, उससे पहले भी एक डिसेंट स्कोर आया था उसका. सो इट हैपेंस, इट टेक्स टाइम, और टाइम लग सकता है. टाइम किसी के लिए it works out in the first attempt, for somebody it can be like second, third. Last year there was rank 10 हरकीरत सिंह रंधावा, पंजाब का है. He was from St. Stephen's, 6th attempt में selection हुआ था उसका. And there were 2 more students from our institute, rank 27 and rank 47. Rank 27 and rank 47. ये भी St. Stephen's से थे, roommates थे. So we cannot say that this guy was less intelligent. सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हैं तो इंटेलिजेंस लेवल पे तो सेम ही होंगे, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच डज नॉट वर्क आउट ड्यूरिंग द एग्जाम प्रोसेस. बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे.
बट द थिंग इज इफ यू आर पुशिंग इट इन दैट राइट डायरेक्शन तो कभी ना कभी दैट डज क्रॉस दैट कट ऑफ जो आपको जरूरी होता है. इनफैक्ट AIR 64 इज कमिंग टुडे. ही ऑल्सो क्वालिफाइड इन द 4th अटेम्प्ट एंड 3 मेन्स ही गिव. इनफैक्ट इसके तो स्कोर भी फ्लक्चुएट हुए. In the first mains he had 268 in political science, then it came down to 243 and now he has 295. तो ऐसा भी नहीं है कि स्कोर आपके बढ़ेंगे ही, ठीक है. ये टेस्ट में भी फ्लक्चुएट करता है और मेन एग्जामिनेशन में भी मैंने बता दिया कि फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, बिकॉज ये सब्जेक्टिव प्रोसेस है. सेम पर्सन इज नॉट इवेल्युएटिंग योर कॉपी ईच ईयर. Even if the same person is evaluating, it is a subjective paper, there will be always some kind of variation. Now that variation can be in the positive direction also, it can be in a negative direction also. But important is that you write. So whatever you are reading, general studies पढ़ा, optional की जो भी chapters पढ़े, try your hands on answer writing. That is a must. Now when you डू आंसर राइटिंग, आपके पास दो तरीके हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स में यू कैन अटेम्प्ट, आप जो आंसर किए उसे मैच कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. बट द प्रॉब्लम इन द सब्जेक्टिव टाइप आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग इज दैट हाउ विल यू नो दैट वेदर द आंसर इज राइट और इट इज रेलिवेंट और इट इज इररेलेवेंट, ठीक है. दैट कैन हैपन. आपको 2-3 पैरामीटर्स ध्यान में रखने हैं इन ऑर्डर टू नो दैट वेदर योर आंसर इज गुड इनफ और नॉट, ठीक है. फर्स्ट यू शुड सी दैट आपने क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस किया है कि नहीं. हर एक क्वेश्चन का एक डिमांड होता है, आस्क, कुछ तो वो पूछता है आपसे, वेदर यू हैव एड्रेस्ड दैट डिमांड और नॉट. बिकॉज एनी इवैल्यूएटर will look for that demand only. कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने उसका आंसर दिया है कि नहीं, वो पहले ही लाइन से वो ढूंढना स्टार्ट करेगा. और डिमांड भी आपको ऐसे करना है कि इफ देयर इज अ क्वेश्चन जिसको कि 2-3 पार्ट्स में पूछा गया है, ठीक है. कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि सब पार्ट्स होते हैं, सो ऑल पार्ट्स नीड टू बी एड्रेस्ड. यदि आपने, क्योंकि यदि ये क्वेश्चन है जिसका 3 पार्ट्स है, सब पार्ट्स है, द एग्जामिनर विल अपने माइंड में वो दिमाग में बना देगा कि 10 है तो 3-3 मार्क्स अलॉट करेगा. एंड इफ यू हैव मिस्ड ऑन एनी ऑफ द सब पार्ट, उसके लिए तो मार्किंग होगी ही नहीं. सो फर्स्ट थिंग, दैट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हैज टू बी एड्रेस्ड. नाउ व्हाई डू पीपल डोंट एड्रेस द डिमांड, क्यों नहीं करते? उसका 2 कारण होता है. पहला कि कंटेंट ही उनके पास नहीं है, दे डोंट हैव द कंटेंट. क्वेश्चन पूछा गया है, उनके पास नहीं पता उनको कि क्या है. द सेकेंड इज दैट they have the content, ठीक है, but they fail to understand the demand. अभी I'll show you some questions जहां पे आप क्वेश्चन पढ़ के भी आप गलत लाइन पे उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपने डिमांड को समझा ही नहीं. वो कुछ और पूछ रहा था, आप आंसर कुछ और करने लगे. आपको पता था तो ओरिजिनल क्वेश्चन का जो भी प्रॉपर आंसर होगा वो आपको पता था, लेकिन सिंस यू डिडंट रियलाइज द डिमांड, तो इसलिए आप कुछ और लिखे. Now, if you fulfill the demand, यहाँ पे आपको 40% मार्किंग तो यहीं पे हो जाती है, मतलब 10 में से 4 आपको मिल जाएगा if you have addressed the demand of the question. Second is when you are addressing the demand of the question, you have to add substance. Substance का मतलब हुआ कि केवल बातें नहीं करनी है. If you are answering a question in GS2, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बताने हैं. जैसे अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत न्यूज़ में चल रहा है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जब भी आप आंसर दीजिएगा आप आर्टिकल 44 नहीं मेंशन कर रहे हैं, तो वो तो फिर इट इज़ लाइक अ सिन, वो नेगेटिव मार्किंग आपकी हो सकती है. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ क्वेश्चन ऑन ऑर्डिनेंस एंड यू आर नॉट मेंशनिंग आर्टिकल 123 एंड 230, if you are addressing a question on appointment of judges and you are not mentioning article 124 and 217, so उस केस में क्या होगा, it will be a thing on which examiner can deduct marks. Forget about giving marks. So जो भी substance है वो डालना है उसमें, right? So substance means anything जिसको underline करने की आवश्यकता पड़े. It can be a judgment. For example, जिन्होंने जनरल स्टडीज पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, फेडरलिज्म से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है SR बोमई केस ऑफ 1994, ठीक है. बेसिक स्ट्रक्चर का कौन सा जजमेंट है?
केशवानंद भारती केस 1973। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर की आप बात करें और केशवानंद भारती को भूल जाए, इट इज अ प्रॉब्लम। राइट टू लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट कौन सा है और सबसे नोन जजमेंट कौन सा है? मेनका गांधी, मेनका गांधी 1978। ठीक है, सो ये सारे कुछ ऐसे जजमेंट्स आर्टिकल्स हैं जो आपको मेंशन करने पड़ेंगे, कुछ कमिटी रिपोर्ट्स, ठीक है, सजेशंस, एनालिसिस, ये सारे डालने पड़ेंगे। देन इफ यू आर डूइंग दैट प्रोबेबली यू आर एडिंग 1 more मार्क्स टू दिस, +1 और ऐड हो जा रहा है सब्सटेंस के साथ। ठीक है, इसका यूजर कैसे काम करता है? ठीक है, सो हियर यू आर गेटिंग 4, हियर यू आर गेटिंग +1 और मिल गया। ये दोनों एड्रेस करने के बाद देन यू हैव टू कम एट द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आंसर। स्ट्रक्चरिंग करनी है। स्ट्रक्चरिंग में आपको आ जाएगा कि प्रॉपर इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। तो देयर हैज टू बी अ फ्लो। ऐसा ना हो कि आप पैराग्राफ नंबर 2 में कुछ और पढ़ रहे, लिख रहे थे, अचानक से पैराग्राफ नंबर 3 में कुछ और स्टार्ट हो गया और एग्जामिनर को नहीं पता लगा कि दोनों के बीच में लिंक कहाँ है। Although whatever you have written in both the paragraphs factually they are correct, but there is no link in between. यदि लिंक नहीं है तो फिर उसे लगेगा कि ये कैसे है, तो आउट ऑफ द लॉजिक जा रहा है। ठीक है, देन कोई भी आंसर जो है वो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि आप किसी एक लीनियर वे में यू आर नॉट प्रोसीडिंग। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है ना? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यदि मैं पूछूं यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड मींस दैट इन द पर्सनल स्फेयर, द पर्सनल लॉज में सबके लिए एक ही लॉ, राइट? अभी जैसे क्रिमिनल लॉ सबके लिए तो सेम है ना। सो पर्सनल लॉ में सबके लिए एक, वेदर द पर्सन इज हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, whosoever, तो सबके लिए। दैट मीन्स पर्सनल लॉ पर्सनल स्फेयर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ बर्थ, इनहेरिटेंस, मैरिज, डिवोर्स, प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब हो गए पर्सनल स्फेयर। सो अभी क्या होता है कि डिफरेंट रिलीजन्स दे आर बीइंग रूल्ड बाय डिफरेंट लॉज। ट्राइबल्स के अपने कुछ डिफरेंट लॉज हैं, मुस्लिम्स जो लॉ है दैट इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द शरीयत। ओके, सो ये डिफरेंस है। नाउ थ्रू यूनिफॉर्म सिविल कोड which was given in the Indian Constitution in which article? Article 44 of the Indian Constitution, जो कि क्या है? It is a DPSP. ठीक। Now at the time of independence in 1947, और जब संविधान आया 1950 में, time was not right that we could have made Article 44 that is Uniform Civil Code enforceable. ठीक है ना? DPSP enforceable नहीं है ना? ये इन्फोर्सेबल नहीं है, डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं होता है। दैट मीन्स इफ योर राइट्स अंडर डीपीएसपी इज बीइंग वायलेटेड यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट एंड से कि ये हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 37 में ही खुद लिखा हुआ है कि ऑल्दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री बट दे आर नॉट इन्फोर्सेबल। इन्फोर्सेबल क्या है? फंडामेंटल राइट्स, जो कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, दे आर इन्फोर्सेबल। इट मीन्स दैट there is also a provision, basically provisions given under article 13 क्या बोलता है कि if there is any law, कोई ऐसा कानून बनता है which is hitting or which is compromising or which is limiting your fundamental right, in that case the Supreme Court will strike down that particular, उसको वो जो है unconstitutional, null and void घोषित कर देगा। जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन होता है। then you have आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट्स है। दैट इफ योर फंडामेंटल राइट इज बीइंग वायलेटेड देन यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। नाउ यू इमेजिन कितना पावरफुल आर्टिकल है आर्टिकल 32, और कब लाया गया था? ये 1950 में जो हमारा संविधान बना उसमें दिया गया। सच अ पावरफुल राइट दैट इर्रेस्पेक्टिव कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, आदमी हैं, औरत हैं, हायर कास्ट से हैं, लोअर कास्ट से हैं, दलित कम्युनिटी से हैं, आपका फंडामेंटल राइट यदि वायलेट हो रहा है यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड। एक और प्रोविजन दिया गया आर्टिकल 226 जो कि बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स और एनी राइट
जो आपको वायलेट हो रहा है, यू कैन गो टू द हाई कोर्ट। तो यदि आप उड़ीसा में है तो यू कैन गो टू द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट। सो दीज प्रोविजंस आर देयर, ये इनफोर्सेबल है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिंस इट वाज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इट वाज नॉट इनफोर्सेबल। ऐसे लोग जो कि चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, वो भी इस पक्ष में नहीं थे कि इसको इन्फोर्सेबल किया जाए, बिकॉज कंट्री हैड ऑलरेडी सीन अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और ये नहीं चाहते थे कि और भी टुकड़े हो जाए देश के। बिकॉज सी, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, देयर आर सो मेनी रिलीजन, देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस, सो मेनी कस्टम्स। ठीक है, आप ट्राइबल एरियाज में देखेंगे तो और भी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। नॉर्थ ईस्ट में देख लिया, उड़ीसा में भी ट्राइबल एरियाज जो हैं बहुत सारे ज़्यादा डाइवर्सिटी है वहाँ पे। इनफैक्ट हिंदूज स्टेइंग इन जम्मू कश्मीर, उनके कस्टम्स जो हैं, ट्रेडिशंस जो हैं, वो मुस्लिम्स से ज़्यादा क्लोजर है। सो यदि मैं ये भी कहूँ कि हिंदू भी एक नहीं है और ना ही मुस्लिम एक है, कोई भी कम्युनिटी एक नहीं है, दे आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोकल सराउंडिंग से वो हो रहा है। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो यूनिफॉर्म यदि हम लाएंगे तो वो किसका लॉ होगा। सो संविधान में तो एक लाइन में कह दिया गया, और संविधान में इट हैज बीन मेंशन्ड ओनली वंस, only in article 44 that state will try to get uniform civil code, बस इतना लिखा हुआ है। So those people who are right now pushing for uniform civil code, they also don't know that what uniform law will that be। और केवल लॉ बनाने से नहीं होता है। In any democracy, in any country which has to maintain rule of law, people should accept it। लॉ किसके लिए बोलता है? लोग माने, अदरवाइज लोग नहीं मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, वो तो इलीगल है। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है ना अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। तो कास्ट सिस्टम और ये सारी चीजें तो इलीगल है, लेकिन फिर भी फॉलो होता है, बिकॉज पीपल आर नॉट एक्सेप्ट इन दिस। तो टुडे ऑल्सो यू विल सी इन मेनी एरियाज इन रूरल इंडिया अनटचेबिलिटी इज बीइंग फॉलोड। ठीक है, क्यों? अभी देयर वाज अ वेरी रिसेंट इवेंट एंड अ वेरी आई वुड से सैड इवेंट इन मध्य प्रदेश, wherein on an Dalit person, I think there was some guy from politics, he did something very bad. So यदि ऐसे इंसिडेंट्स आज भी हो रहे हैं आज़ादी के 70 साल बाद, so there is something fundamentally wrong. So you cannot bring a uniformity in the laws. ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके था। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएससी में क्वेश्चन भूल गया कि क्या लिख रहा था। एनीवे, हाँ, मल्टी डायमेंशनल की बात कर रहा था। सो इस पे यदि क्वेश्चन आएगा तो पहले आप बताइएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, यूनिफॉर्मिटी लानी। देन यू विल टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सो आर्टिकल 44 की बात कीजिएगा। ठीक है, देन इफ यू आर राइटिंग द सेम क्वेश्चन इन पॉलिटिकल साइंस, आप थियोरी से जोड़िएगा इसको। पॉलिटिकल साइंस में या फिर सोशियोलॉजी में जो भी ऑप्शनल में यदि लिखते हैं तो यू हैव टू कनेक्ट इट विद द थियोरी। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को यदि थियोरी से जोड़ना हो तो एक पर्सपेक्टिव होता है लिबरल पर्सपेक्टिव। लिबरल डाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो कहते हैं सबको एक जैसा रखो। नाउ लिबरल पर्सपेक्टिव इज द सेम पर्सपेक्टिव जो कि कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है। कैपिटलिज्म मतलब आपको शायद पता होगा, इट मींस कैपिटलिज्म सीधे शब्दों में कहें, इट टॉक्स अबाउट मैक्सिमम प्रॉफिट। जो अमेरिका जो करता है कि कोई भी चीज सही है या गलत है, बस इस चीज पे डिसाइड होगा कि वो प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यदि ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, दैट मीन्स इट इज कनेक्टेड टू मोर हैप्पीनेस एंड देयरफॉर इट इज राइट। तो लिबरल्स का ये मानना है। तो लिबरल्स यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में रहेंगे, बिकॉज यूनिफॉर्मिटी लाने की बात हो रही है। ठीक है, फेमिनिस्ट कौन होते हैं? फेमिनिस्ट हु आर फेमिनिस्ट, दोज हु सपोर्ट द कॉज ऑफ वुमेन, फेमिनिस्ट उनको बोलते हैं। फेमिनिज्म एक आइडियोलॉजी है विच टॉक्स अबाउट सपोर्ट एंड सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन। तो जो उसको फॉलो करेंगे वो हो जाते हैं फेमिनिस्ट। नारीवाद हिंदी शब्द है उसका। ठीक है, तो फेमिनिस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में रहेंगे कि अगेंस्ट में रहेंगे? अगेंस्ट में नहीं रहेंगे, वो सपोर्ट में रहेंगे। सपोर्ट में इसलिए रहेंगे क्योंकि देखो, यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है तो अभी पर्सनल लॉज है, और हर एक रिलीजन के पर्सनल लॉज जो है वो पेट्रियार्कल है, पितृसत्तात्मक, जहां पे पुरुष प्रधान सोसाइटी की कल्पना की गई। दैट मीन्स मेन आर सुपीरियर देन वुमेन। एक एग्जांपल मैं दूं, जो कि ट्रिपल तलाक अब तो इलीगल हो गया है, बट
one example wherein man can give talaq, women could not. So patriarchal society. Even in Hinduism also the laws are very patriarchal in nature. ठीक है, Hinduism में the thing is कि we are being guided by a book called Manusmriti. Now Manusmriti के बहुत सारे variations, मनुस्मृति तो एक है, बस उसका इंटरप्रिटेशन काफी अलग रहा है. Okay, but as a whole it is a book which is patriarchal in nature. It is a book which gives more value to the upper caste than the lower caste. So वो tendencies हैं. So all the religious laws they are patriarchal in nature. और जो patriarchal होंगे, UCC आने से patriarchy खत्म हो रहा है, इसीलिए feminists इसको support करेंगे. एक अलग पर्सपेक्टिव होता है जिसको हम बोलते हैं मल्टीकल्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव या फिर कम्युनिटेरियंस पर्सपेक्टिव. ये वो लोग होते हैं जो कि अलग अलग कल्चर को इंपॉर्टेंस देते हैं और अलग अलग कम्युनिटीज को इंपॉर्टेंस देते हैं. दे से दैट कम्युनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल, यानी वो डाइवर्सिटी को बढ़ावा देंगे. राइट, दे वुड एक्चुअली अप्रिशिएट पीपल, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स जो अलग अलग लैंग्वेज फॉलो कर रहे हैं, वो इसको सपोर्ट करेंगे. सो वो यूसीसी के अगेंस्ट में रहेंगे. क्यों? क्योंकि वो डाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहे हैं ना, यानी लॉ में भी वो डाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे थियरी का टच देना है. फिर आप बात करेंगे कि यूसीसी के फायदे क्या है आने के. आंसर में फायदे क्या है? फायदा ये है कि एक लॉ रहेगा तो जुडिशरी जो कि ऑलरेडी इतनी ओवरबर्डन्ड है तो उसके लिए भी आसानी रहेगी. दूसरा फायदा ये भी हो सकता है कि विमेन विल बी एट इक्वल पोजिशन देन मेन. तो मोर इक्वालिटी इन द इंडियन सोसाइटी. और इक्वालिटी क्या है? हमारे प्रियम्बल में ये लिखा भी हुआ है कि इंडियन सोसाइटी, हमारी राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 में मिलता है. तो इट विल बी इक्वल सोसाइटी. और अल्टीमेटली जो है एक पूरा इंडियन कल्चर, एक यूनाइटेड इंडियन कल्चर डेवलप होगा. अभी क्या आता है कि ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में कई देश रह रहे हैं. इंडिया इज नॉट वन कंट्री, इंडिया इज अ combination of many countries. If you see language also, if you visit any railway station or any airport, so you'll have things written in English, Hindi and the local language. क्योंकि उतना must है. If you write just in Hindi, people from south will protest. If you write just in English, people from north would protest. And if you write just two languages, then local people would protest. So ये सब लेके चलना पड़ता है. So that's why this a united judiciary will come. नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स ये है कि प्रोटेस्ट होंगे. इतना आसान नहीं है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके. अभी मणिपुर में होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज वेरी कंसर्न अबाउट दिस कि यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो देयर विल बी लॉट ऑफ वायलेंस. तो मेन इज इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस. एंड सेकेंड थिंग इज दैट व्हेन यू टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये लोगों पे थोपा नहीं जाना चाहिए. लोगों की तरफ से डिमांड है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर. आज तक कोई ऐसा मूवमेंट तो हो नहीं रहा है लोगों का कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ. देयर इज अ मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन, देयर इज मूवमेंट अगेंस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ हरासमेंट, सेक्सुअल फिजिकल हरासमेंट, देयर इज मूवमेंट टू लोअर डाउन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट. बट कोई इस चीज के लिए मूवमेंट नहीं कर रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ. प्रोबेबली इट इज बीइंग ड्रिवन बाय सम काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इन प्ले. सो इट शुड, और ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में भी दिया गया 2018 में कि इट शुड नॉट बी थ्रस्टेड अपॉन पीपल, रादर डिमांड लोगों के पास से आए. और इट शुड बी डन इन अ स्टेज्ड मैनर. ऐसा नहीं है कि सबको यूनिफॉर्म एक साथ कर दिया आपने, स्टेज मैनर में हो. पहले आप महिलाओं को बराबर कीजिए एक कम्युनिटी में और फिर अलग अलग कम्युनिटीज को बराबर कीजिए. देन यू विल गिव अ सजेशन. सो दिस इज हाउ यू विल एक्सप्लोर वेरियस डायमेंशन. जब तक आपने इस क्वेश्चन के अलग डायमेंशन को नहीं एक्सप्लोर किया है, देन प्रोबेबली यू आर लूजिंग ऑन दैट. एंड देन लास्ट में आता है इंग्लिश. यदि आप लिख रहे हैं लैंग्वेज, लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट. इतनी अच्छी नहीं हो, बहुत अच्छी होने की जरूरत नहीं है, बट सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए. राइट, इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट. तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एड्रेस हो, सब्सटेंस यानी कंटेंट अच्छा रहे, स्ट्रक्चर मल्टी डायमेंशनल रहे और लैंग्वेज शुड बी गुड. इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है स्ट्रक्चरिंग में कि यू हैव टू अंडरलाइन वॉट एवर यू आर राइटिंग. ठीक है, आपको अंडरलाइन करना है, बिकॉज इफ यू डोंट अंडरलाइन, इवैल्यूएटर इज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन रीडिंग योर आंसर. उसको क्या मतलब, उसका सरकारी काम है वो, है ना. ऐसे भी वो क्यों करेगा? आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा. ही विल नॉट गो लाइन बाई लाइन. पहला पैराग्राफ पढ़ेगा,
ठीक है, यदि उसको सही लगा तब आगे बढ़ेगा, अदरवाइज सीधे लास्ट पैराग्राफ पे आता है। यू नो हाउ द कॉपीज आर इवैल्यूएटेड। तो आफ्टर ऑल ये यूनिवर्सिटी लेवल के सीनियर प्रोफेसर ही तो होते हैं जो कॉपी चेक करते हैं। आप सभी लोगों ने यूनिवर्सिटी में एग्जाम दिया है, आपको पता है, ठीक है। आंसर आप जो लिखिएगा वो अलग रहेगा, बट वो तो वैसे ही चेक करेंगे। तो यू हैव टू कीप हिम इंटरेस्टेड। आपको वो प्रॉपर उसकी लाइफ आसान करनी है आपको। यू हैव टू राइट द कंटेंट, यू हैव टू अंडरलाइन इट, सो दैट वो लाइन बाय लाइन ना जाके जो उसको चाहिए वो मिल जाए वहीं पे। वो आप अंडरलाइन न करके उसका हो सकता है एक आंसर में 2 मिनट एक्स्ट्रा ले, पूरे पेपर में उसके 20 मिनट एक्स्ट्रा आप ले लें। यदि वो गुस्सा हो गया तो आपका 1 साल एक्स्ट्रा ले लेगा वो, है ना। तो दिस इज द थिंग। इस एग्जाम की यही सबसे बुरी बात है कि आप कहीं से भी लौटे, इंटरव्यू से भी लौटे, अगले साल प्रीलिम से ही शुरू करना पड़ता है। दैट्स वाई मान के चलना है कि एग्जामिनर ही भगवान है। उसको आंसर लिख के अंडरलाइन करके यू हैव टू शो। द इजियर इट वुड बी, बिकॉज इवन इफ यू डू इट, आप कभी किसी की कॉपी चेक करके देखिएगा, व्हेन यू आर फ्रॉम द अदर साइड नो, आपको बस यही चाहिए होता है। और खासकर तब जबकि आप एक 20 क्वेश्चन का पेपर चेक करने वाले हैं, राइट, एंड यू हैव बीन डूइंग दिस होल डे फॉर लास्ट 10 days, so you can imagine how monotonous work is it. In that, if you are even writing in like bad handwriting and not underlining, bad handwriting चल जाएगा एक लेवल तक, पढ़ पाना चाहिए वो। ऑल इंडिया रैंक जो 5 है उत्कर्ष द्विवेदी, उसकी राइटिंग कोई अच्छी नहीं है, बट देन he wrote it underline, so it worked out for him. So these are the 5 things that you should keep in mind. अभी आप लोगों में से किसी ने आंसर राइटिंग कुछ स्टार्ट किया है क्या, कि अभी स्टार्टिंग प्रिपरेशन में किया है? कितने लोगों ने स्टार्ट कर किया है आंसर कुछ कुछ लिखना, ऑप्शनल या जीएस? जीएस, तो मतलब कैसे करते हैं, टेस्ट सीरीज के थ्रू करते हैं या सेल्फ करते हैं? अच्छा, एंड देन यू आर इन जनरल स्टडीज हियर क्या? अच्छा, ओके। देयर वाज लास्ट सितंबर में जो एक आंसर राइटिंग सेशन हुआ था, वो किसी ने अटेंड किया था क्या? आई थिंक यू वर देयर, आई कैन रिमेंबर। एनीबॉडी एल्स? नहीं। मेरा लैपटॉप लेते आइए, बैग में होगा। तो आई विल शो यू सम सैम्पल ऑफ गुड आंसर्स, टॉपर्स के हैं, उससे पता चलेगा कि हाउ थिंग्स शुड बी देयर, कैसे वो वर्क होना चाहिए, ठीक है। तो 24 किसी ने इस साल अटेम्प्ट दिया था, 23 में पेपर देखा, कैसा लगा? डर लगा होगा देख के। तो सीसैट से कितने लोगों को डर लगा, है ना? डरने वाली बात है सीसैट। यूपीएससी भी क्या करे, स्टूडेंट्स ने सीसैट को इतनी हल्के में लेना स्टार्ट कर दिया था कि यूपीएससी को डेलिबरेटली थोड़ा टफ करना पड़ा। तो सीसैट पेपर तो टफ आया था, उसमें कोई डाउट नहीं है। पहले ऐसा होता था कि सीसैट आसान होता था, क्वालिफाइंग होता था, जिसका जनरल स्टडीज़ में नहीं होता था वो ये बोल देते थे कि सीसैट में नहीं हुआ, ठीक है। तो कि भाई, लेकिन इस बार तो सच में ऐसा हुआ है कि सीसैट में नहीं हुआ, लोगों का जनरल स्टडीज़ में हो गया। एंड मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, 1-2 बच्चे आईटी वगैरह के भी हैं, उनका नहीं हुआ है। तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम जो इस बार मैं देख रहा हूँ। ऑप्शनल्स कितने लोगों का ख़त्म हो गया है अभी स्टार्टिंग फेज में ना? और ये स्टेट पीएससी भी दे रहे हैं आप लोग, यू आर गिविंग स्टेट पीएससी ऑल्सो। पैटर्न बहुत अलग है क्या यहाँ का? सेम पैटर्न है, लास्ट ईयर से किया सेम पैटर्न। अभी दे आर डूइंग इट, दे डिड इट इन महाराष्ट्र ऑल्सो, जम्मू में भी सेम पैटर्न हो गया है। ऑप्शनल यहाँ भी ओपीएससी में भी ऑप्शनल होता है। कितने मार्क्स का होता है ऑप्शनल? अच्छा, एग्जैक्टली कॉपी है क्या? एथिक्स वगैरह सब है दिस ईयर? अच्छा, पहले जैसे यूपीएससी में होता था। अच्छा,
इसको मैं केबल से कनेक्ट कर सकता हूँ क्या इससे, या फिर मेल कर दूँ? यहाँ पे कोई मेल खुला हुआ है तो पीपीटी मेरे को मेल करना है। हाँ पीपीटी यहाँ पे चलाना है तो कैसे यहाँ पे चलेगा? पेन ड्राइव? हाँ व्हाट्सएप कर, एक बार मेरे को मैसेज भेजना तो। वो उसको लेने कोई गया क्या? अनिरुद्ध को गया ना? पासवर्ड डालना पड़ेगा। हाँ, क्या है? पॉलिटी कितने लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है? आपने स्टार्ट किया पॉलिटी? बाकी लोगों का भी नहीं स्टार्ट हुआ है, क्योंकि सेशन के लिए मैंने सोचा था कि 2-3 क्वेश्चन लिखवाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे डाइवर्स ट्राई करना है क्या आंसर? हाँ मैं ऐसे दे रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस जिस जितना भी आता है ना ट्राई टू राइट। अभी कोई एग्जाम में तो है नहीं, फिर एक वर्बली डिस्कस कर लेंगे, कोई बहुत लोड लेके नहीं उसको करना। हो गया? आपको मैंने भेज दिया है, ओपन कर दो, तब तक मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ। Write one question. There are structural challenges. There are structural challenges related to the office of structural challenges related to the office of Lok Sabha Speaker. Lok Sabha Speaker, which may result into the compromise on neutrality, which may result into the compromise on neutrality. ठीक है? comment 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 इसी में कंटिन्यूएशन में है। also discuss debates related to the office. Also discuss debates related to the office. एक और क्वेश्चन लिख लेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन
brought significant changes in the political economy of India. In the political economy of India. Critically evaluate. Now look at this particular PPT. When you go through the notification of UPSC, ठीक है, सबसे पहले तो नोटिफिकेशन का थोड़ा ये होना चाहिए कि what UPSC is asking for. So when you go through this, एक सेक्शन है मेन एग्जाम, वहाँ पे the UPSC is telling that what is the expectation of UPSC. So this particular section talks about the general studies part. ये general studies की बात करता है. And in this part, they are saying that mains examination, the general studies paper is to test a candidate's general awareness. तो specific expert वाला knowledge नहीं चाहिए, generalist knowledge के साथ काम हो जाए. In optional subject ये notification कहता है कि it wants the level of knowledge which is higher than, मतलब honors level का चाहिए, which is higher than the bachelor's degree but lower than the master's degree. ये लिखा. So this is the expectation of UPSC, right? But आपने पेपर देखा होगा, आपको भी पता होगा कि जनरल अवेयरनेस के साथ विदाउट, इसमें शायद वो भी लाइन लिखा हुआ है कि विदाउट एनी स्पेसिफिक विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी, जिसको आंसर कर दिया जाए. क्वेश्चन आपने देखा है, डू यू थिंक कि जनरल स्टडीज का क्वेश्चन विदाउट स्पेशलाइज स्टडी कर सकते हैं? करना पड़ेगा, मतलब आपको प्रॉपर पढ़ाई उसकी करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो लिख नहीं पाइएगा. So this might have been the expectation of UPSC, but since so many good students are coming in this examination, best of the best students, they are writing the civil services examination. ठीक है, 2-3 years back there was, I think 4 years back, there was one student, Prudhvi Tej. He was all India rank 1 in IIT also, and here also he got 36 or 34th rank. So many good students, they are writing this examination. तो कंपटीशन ज़्यादा है, इसीलिए आपको लेवल बढ़ाना पड़ेगा. और ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन तो है नहीं कि अबव 60% फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन. दिस इज एन एग्जामिनेशन वेयर यू हैव टू आउटस्मार्ट अदर्स. ठीक है, सो दिस वाज द एक्सपेक्टेशन, बट नाउ बिकॉज ऑफ द गुड स्टूडेंट्स एंड बिकॉज ऑफ द मेनी गुड इंस्टीट्यूट्स दे आर वर्किंग, तो उन्होंने क्या करा है कि दे हैव रेज्ड द लेवल ऑफ दिस कॉम्पिटिशन. नाउ why answer writing is important. एक केस स्टडी है that in 2014 examination, who was all India rank 1? Ira Singhal. She was differently abled candidate, so she was all India rank 1. That year the cutoff was 889. okay, 889 cutoff था. ईरा सिंघल के जो मार्क्स आए थे मेंस में वो 920 आए थे. 889 इज द कट ऑफ, मेंस में ही मार्क्स 920 आए थे. दैट मीन्स कि इंटरव्यू में 0 भी आ जाता तो शी वुड हैव क्वालिफाइड. तो दैट शोज दैट मेंस में आप अपना सिलेक्शन कैसे इंश्योर कर सकते हैं. एंड दैट ईयर इफ यू कैलकुलेट कि कितने लोगों का अराउंड, कुछ उस समय सीट्स ठीक ठाक आती थी, 1100 सीट्स थी, 1100 प्लस सीट्स थी, अराउंड 400 पीपल, 397 दे गॉट वेरी गुड मार्क्स इन मेंस. दैट मीन्स उन्होंने अपना सिलेक्शन जो है वो मेंस के टाइम में ही इंश्योर कर दिया हो जाएगा. ईरा सिंघल, शी गॉट 920. ओके, नाउ सो दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग कि आंसर्स जो है क्वेश्चंस प्रेडिक्टेबल है. ये क्वेश्चन है, मार्क्स टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का. यू सी दैट एलिनेशन पे क्वेश्चन बार बार पूछे गए. देन JS Mill मैंने बताया कि you'll see question coming only from 3 areas, तो मैंने ऑलरेडी बताया.
ग्रामसी क्वेश्चन केवल किस पे है, हेजेमनी पे क्वेश्चन है, ठीक है। सिमिलरली डेमोक्रेसी, यू कैन सी डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, इन पे क्वेश्चन है, इसीलिए यू कैन प्रेडिक्ट 1750 एज 86.5% ऑफ दिस थिंग। ये 5 डायमेंशन मैंने आपको लिखवा दिए, ठीक है, जो एक एग्जामिनर देखता है while he is looking into your answer: demand, substance, dimensions, language and presentation. Now this is certain एक question है, for example first question, because the society is federal the authority must also be federal. नॉन पॉलिटिकल साइंस वाले दिमाग मत लगाइए क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। नाउ दोज हु आर फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, ये किस टॉपिक से है? बिकॉज द सोसाइटी इज फेडरल द अथॉरिटी मस्ट ऑल्सो बी फेडरल। विच टॉपिक? नहीं, फेडरलिज्म से नहीं है ये, दैट्स व्हाई यू मिस द डिमांड। शायद आपने पढ़ा नहीं है अभी, या फिर आपने, यू आर फ्रॉम पॉल साइंस, आप पॉल साइंस ऑप्शनल से हैं, ठीक है, तो ये चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है शायद आपने। ये क्वेश्चन जो है वो पावर चैप्टर से है, ठीक है, पावर या फिर स्टेट चैप्टर से भी कह सकते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन का ये कहना है कि द पावर ऑफ अ स्टेट और पावर शुड नॉट बी एट वन लेवल। देयर इज प्लूरलिस्टिक थियरी ऑफ पावर होती है, एक मोनिस्टिक थियरी ऑफ पावर होती है, राइट। सो दिस इज बेसिकली अ क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो इसीलिए मैंने कहा ना, फेडरल देख के लोग डिमांड ऑफ द क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। आइदर जैसे इनके केस में शी हैज नॉट स्टडीड इट देयरफॉर शी, या फिर किसी केस में पढ़ने के बावजूद भी लोग नहीं समझ पाते। सो फर्स्ट थिंग हैज टू बी द डिमांड। देन एक क्वेश्चन और स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि कितने स्कॉलर्स आंसर में लिखें, बिकॉज इफ यू सी टॉपर्स आंसर, स्कॉलर्स वो लोग रेफर करते हैं। तो जनरली ईच पैराग्राफ कैन बी स्टार्टेड विथ वन scholar. This is the answer copy of All India Rank 33, Navneet Maan. She was the subject topper. She was selected twice in the examination. So you see, scholar का नाम use किया है। फिर next, she has started with scholar, then again Raymond Aron, Joseph Frankel. फिर she has used Muhammad Yunus, Charles Beard. So scholars, each paragraph she is starting with a new scholar. Okay. Cynthia Enlow, Elvin Fox-Keller, J.N. Tickner, then Elstein. So जहां भी आपको लग रहा है कि स्कॉलर के यूज करने से आपका आंसर सब्सटेंशिएट होता है, यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर थिंग। नाउ कमिंग टू द इंग्लिश पार्ट, मैंने कहा था ना कि इंग्लिश जो है इतना अच्छा नहीं हो कि वो शशि थरूर जैसा होना चाहिए, बट इतना भी खराब ना हो कि लालू जी जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, वो इट शुड बी समवेयर इन मिडवे, कि मोदी जी की इंग्लिश ठीक है, मिडवे में समझ में आ जाती है, बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, तो मिड लेवल इंग्लिश, ग्रामेटिकली करेक्ट इज गुड। जब इवैल्यूएटर पढ़े ना, किसी भी इवैल्यूएटर को नथिंग फ्रस्ट्रेट्स मोर देन रीडिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, वो जो पढ़ेगा नहीं। सो इफ ही इज एबल टू रीड इट स्मूथली, वो आपको मार्क्स दे देगा। तो इंग्लिश वैसी ही रखनी है, बहुत ज़्यादा इंग्लिश भी आपने अच्छी लिख दी और एग्जामिनर को ही नहीं समझ में आई तो फिर कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, ठीक है। तो एक हमारे टेस्ट सीरीज से एक मैंने लगाया है स्क्रीनशॉट, ऐसी इंग्लिश ना होनी चाहिए। आप पढ़ के देखिए क्या पढ़ पा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले, क्वेश्चन क्या है। पढ़ पाए? क्या है आंसर? इन्होंने लिखा है, क्वेश्चन है, व्हाट वर द रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ मगधन एम्पायर ड्यूरिंग द महाजनपदा पीरियड। इनका आंसर है, द कॉल्ड एंड हरप्पन वाज इज अ थर्ड सिटी एज द ड्यूरिंग इज ऑल्सो केम दे पीरियड हरप्पन कल्चर ऑफ वॉलवर्ड सिटी गुजरात एंड जो भी है। सो ऐसी इंग्लिश रहेगी तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द दिस थिंग। हिस्ट्री की टीचर हैं हमारे यहाँ राधा मैम, शायद यहाँ आने वाले हैं, फिर हो गए होंगे इन क्लासेस। उनकी ही वैल्यूएट की हुई कॉपी वो दिखा रही थी कि सत्य सर ऐसा लिखा है मैंने, ठीक है। तो ऐसा ना रहे। पैरा वर्सेस पॉइंट फॉर्मेट, पॉल साइंस में पैराग्राफ में कोशिश कीजिए कि लिखना, किसी भी ऑप्शनल में पैराग्राफ फॉर्मेट बेटर होता है, खासकर उस सेक्शन में जहां आपको थियरी लिखनी है। थियरी इज ऑलवेज बेटर दैट यू राइट इन पैरा।
पॉइंट फॉर्मेट जनरल स्टडीज में आप ज्यादा यूज कीजिए, इट इज बेटर, बट नॉट इन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के जो आपके आंसर्स होंगे वो मिनी एसेज की तरह होते हैं, राइट? सो यू हैव टू अंडरलाइनिंग इज अ मस्ट, जैसे मैंने बताया, नॉट अंडरलाइनिंग इज एज गुड एज नॉट राइटिंग। अंडरलाइन आपको करना है। डायग्राम्स, मैप्स, फ्लो चार्ट जहां रिक्वायर्ड हो वही लगाना है। अननेसेसरली लोगों को लगता है कि अरे मैंने सारा पेपर खत्म कर दिया, डायग्राम तो अभी बनाया नहीं एक भी, तो डायग्राम जबरदस्ती डालने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लेटो चैप्टर में एक एलिगोरी ऑफ केव्स करके है टॉपिक, उसमें भी लोग केव का फोटो बनाने लगते हैं। जरूरी नहीं है ना, दैट इज नॉट। मंडल थियरी में लगाइए ना, इंटरनेशनल रिलेशन में लगाइए, सप्तांग थियरी में लगाइए, ठीक है? यू कैन यूज इट इन मार्क्स एंड ग्रामसी, 2 स्ट्रक्चरल एंड 2 ब्लॉक एंड 3 ब्लॉक मॉडल, बट नॉट वेयर इट इज नॉट रिक्वायर्ड। फिर वो क्या होगा कि इट विल नॉट गुड। स्पेस यूटिलाइजेशन रहता है कि इन द मेन एग्जामिनेशन 10 मार्कर के लिए आपको 2 पेज मिलते हैं, 15 मार्कर के लिए 3 पेज और 20 मार्कर के लिए 4 पेज मिलते हैं। डोंट यूटिलाइज 100% ऑफ द स्पेस, ठीक है? 10 मार्कर में यूटिलाइज हो जाता है बिकॉज 2 ही पेज रहते हैं। 4 पेज में डोंट यूटिलाइज द एंटायर स्पेस फॉर 2 रीजन। पहला कि आपके पास उतना कंटेंट और टाइम नहीं रहेगा कि आप 4 पेज भरें। दूसरा, इवैल्यूएटर भी चौथे पेज पे पूरा पढ़ते पढ़ते वो उब जाता है, राइट? एंड थर्ड थिंग इज दैट वो मैक्सिमम स्पेस दिया गया आपको, इसको जरूरी नहीं है कि आप पूरा भरें। तो आइडियली वॉट एवर स्पेस हैज बीन गिवन उसका 90% 85% आप फिल कर देते हैं, इट इज गुड इनफ। आंसर बहुत ही एकदम पॉइंटेड क्रिस्प लगेगा, इवैल्यूएटर भी नहीं उबेगा, एंड इट इज अ वेरी बैलेंस्ड आंसर। सो इन अ 4 पेज आंसर conclude on 4th page. In a 3 page answer conclude on the second or the midway of the 3rd page. तो वो बहुत ज़्यादा you don't have to overdo things. Now ये सिमीकरण उड़ीसा की है, she was ranked 31. She is currently IAS in the Assam मेघालय cadre, ठीक है? Now हर पॉलिटिकल साइंस आंसर्स ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, जो पैराग्राफ फॉर्मेट में बताया ना, एक पेज में शी इज writing some 3.5 paragraph, beautifully segregated paragraphs है ना? You can see 3 paragraph, 1 2 3 4, 1 2 3 4. So why it is important to change the paragraph? Because ये चीज चाहती वो तो she would have written it like in 1 paragraph or 2 paragraph also. प्रॉब्लम इज कि इवैल्यूएटर क्या करता है, जब वो पढ़ना स्टार्ट करता है ना, यहां से पढ़ेगा, 2-3 लाइन पढ़ेगा, उसके बाद समझेगा कि अच्छा यही बात तो की होगी इस पैराग्राफ में, देन ही विल कम टू द सेकंड पैराग्राफ, बिकॉज अ न्यू पैराग्राफ मींस यू आर टॉकिंग समथिंग न्यू। तो यदि वो चेक भी नहीं करे ना, और 2 पेज में उसने 8 पैराग्राफ देख लिया है, फिर 7 पैराग्राफ देख लिया, उसको पता है कि 7 नई तरह की बातें इसने की है। हम पैराग्राफ कब चेंज करते हैं? व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग न्यू थिंग। सो दिमाग में इवैल्यूएटर की एक बन जाता है कि दिस इज द थिंग, and plus it looks more clean also. So you always have to use paragraph, a short paragraph of 4 to 5 lines is good enough. This is the copy of Navneet Man. Again here also handwriting बहुत अच्छी नहीं थी नवनीत की, but then also she scored very good in political science both her attempts. So because she segregated it, एक लेवल पे ये सब पढ़ पा रहे हैं। You can see she has underlined each and every word that she wants you to see. आइडियोलॉजी वर्ड को किया, अकाउंट लिटरेसी को किया है, सो आइडियोलॉजी ऑफ द पुअर, सो शी हैज अंडरलाइंड इट। यदि नहीं अंडरलाइन हुआ होता तो इट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम, है ना? एंड शी हैज, बहुत लोग अंडरलाइन करते हैं तो पूरा का पूरा अंडरलाइन कर देते हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं है ना। तो यू हैव टू जस्ट अंडरलाइन कीवर्ड्स, जिसको हम बोलते हैं, जिसको आप यू वांट दैट एग्जामिनेशन शुड सी दैट वर्ड। तो शी हैज यूटिलाइज्ड, अंडरलाइन ऑल द कीवर्ड्स। Here also dialectical materialism has been underlined, ठीक है? How to learn answer writing? तो वो बिना आंसर राइटिंग किए नहीं आएगा, यू हैव टू राइट आंसर्स, नॉट। लोग आंसर राइटिंग क्यों नहीं करते हैं? पहला कारण कि आप बहुत ही खराब आंसर से शुरुआत करेंगे और हम अपने ही आंसर पढ़ के शर्मा जाते हैं, तो फिर हम डिस्करेज हो जाते हैं, वी डोंट राइट आंसर्स, दैट एवरीबडी स्टार्ट्स। नाउ यू कैन सी दिस इज वन आंसर रिटन, हमारे टेस्ट सीरीज की क्लिपिंग ली गई है, वन ऑफ द, ये टेस्ट 1 की क्लिपिंग्स है। तो यू सी पीपल आर राइटिंग आंसर्स लाइक दिस। तो ऐसा नहीं है कि इफ यू आर राइटिंग अ बैड आंसर इट इज ओनली यू, मेनी पीपल आर राइटिंग। अब देखो इन्होंने कंक्लूजन में इक्वल टू भी लगाया है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो फिलॉसफी इज ट्रूथ इक्वल टू गॉड इक्वल टू विच इज रियल। नाउ
you can understand that what is the level at which people are starting, but the good thing is that they have started. जो एक मैंने आंसर दिखाया जहां पे आप पढ़ नहीं पा रहे थे, आई वाज टॉकिंग अबाउट बैड इंग्लिश, ठीक है, जैसी भी इंग्लिश है, द गुड थिंग इज कि ही हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, और वो इम्प्रूव करेगा, उस पर इम्प्रूव करके थिंग्स वुड इम्प्रूव. सो इंपॉर्टेंट इज दैट यू हैव टू राइट. नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म. ये फेमिनिज्म का डेफिनेशन है, क्या है? According to Oxford Encyclopedia of International Politics, feminism is a praxis-oriented normative theory based on the ethical concern of exclusivity. This is the definition of feminism which Navneet Maan has written in her answer. अब ये कोई वहां पे बैठ के नहीं बना सकता ये डेफिनेशन, ये घर से रट के जाया जाता है. एक डेफिनेशन फेमिनिज्म का रट लिया, गए वहां पे जाके लिख के लाए. अब ये ऐसा इंट्रोडक्शन पढ़ के इवैल्यूएटर प्रेशर में आ जाएगा, उसको पता चल जाएगा ना कि जो आंसर लिख रहा है ही हैज अ गुड नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट. सो फ्रॉम दैट, अंडर दैट परसेप्शन ही विल स्टार्ट इवैल्यूएटिंग. सो दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू डू एट होम. यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू मग इट अप एंड देन यू हैव टू राइट देयर. ठीक है. सेकेंड पार्ट इज दैट हैंडलिंग द कंटेंट इज अ बिग प्रॉब्लम. आप नहीं कंटेंट को हैंडल कर पाते. दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ योर मेमोरी. जैसे मैंने कहा ना कि सारा सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़िए, उसको शॉर्ट में करके पढ़िए. इसलिए शॉर्ट नोट्स बना के चीजों को बहुत ही फोकस वे में पढ़ना पड़ेगा आपको. ठीक है. सो ये कुछ जरूरी डायमेंशंस थे. आई हैव गिवन यू 2 क्वेश्चंस. दोज हु वांट टू अटेम्प्ट इट, एक बार अटेम्प्ट करके आप देखें. विल स्टार्ट द सेशन विथ अनिरुद्ध एट 3 PM देन. ठीक है. और आई वुड, यदि पढ़ा है ये टॉपिक तो ट्राई आंसरिंग दिस, जितना भी नॉलेज है उस हिसाब से. स्पीकर टॉपिक पढ़ा है कितने लोगों ने नहीं पढ़ा है? पढ़ा है तो जिन्होंने पढ़ा है वो कर सकते हैं. ठीक है. तो विल मीट एट 3 PM देन. ओके.